हेलो एवरीवन। लास्ट राउंड के प्रेडिक्शन काफ़ी कुछ सही रहे और अब हम आए हैं क्वार्टर फाइनल के प्रेडिक्शन करने। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फ्रांस और मोरक्को से। दोनों बहुत बढ़िया टीम है। पिछला राउंड जिसने भी देखा हो, फ्रांस के लिए थोड़ा टफ मैच रहा क्योंकि पैराग्वे ने बहुत ही नेगेटिव खेला, लोग कह सकते हैं लो ब्लॉक खेला। लो ब्लॉक में भी बहुत ही डिफेंसिवली होके खेला, मतलब ऐसा दिखाया ही नहीं, कुछ एटीट्यूड नहीं दिखाया, कुछ ऐसे अटैकिंग चेंजेस नहीं किए, ऐसा लगा ही नहीं कि वो अटैक करना चाहते हैं। दे वर वेरी हैप्पी विद द फैक्ट कि भाई फ्रांस बॉल रखें, फ्रांस अटैक करें एंड वील ओनली प्ले ऑन द काउंटर। इनफैक्ट काउंटर पे भी खेलने की इतनी कोशिश नहीं थी उनका। ये था कि भाई किसी तरह ये गोललेस रहे, किसी तरह 90 मिनट्स निकल जाते हैं और उसके बाद पेनल्टीज़ वगैरह में हम देखेंगे अगर हम जीत गए। लेकिन फ्रांस के पास इतनी क्वालिटी है और एक ही चांस चाहिए। जब आपका ओपोनेंट बिल्कुल भी अटैक नहीं कर रहा है तो लोग कह सकते हैं कि गेम टाइट था, लोग कह सकते हैं कि भाई फ्रांस ने जहां अभी तक इतना डोमिनेट किया है उस मैच में इतना डोमिनेट नहीं किया। लेकिन मेरे ख्याल से फ्रांस को पता था कि भाई एक भी गोल मार लें तो पैराग्वे कुछ दिखाई नहीं रही है। तो वहाँ हमने देखा कि फ्रांस ने एक गोल मारा, उसके बाद भी पैराग्वे के पास कोई चांस नहीं हुआ। फ्रांस भले ही स्कोर लाइन से आपको कहे, आप लोग कहें कि भाई 1-0 था, लेकिन मेरे हिसाब से काफ़ी कंफर्टेबल था। मोरक्को ऑन दी अदर हैंड स्कोर लाइन 3-0 थी अगेंस्ट कनाडा। लेकिन जिसने वो मैच देखा है वो आपको बताएगा कि कनाडा एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में किस हिसाब से अपनी फिजिकलिटी इंपोज करता है मोरक्को पे। फर्स्ट हाफ में मैं खुद सरप्राइज था क्योंकि मैंने भी प्रेडिक्ट किया था कि मोरक्को जीतेगी, बट जिस हिसाब से कनाडा फर्स्ट हाफ खेली है मैं थोड़ा बहुत वहाँ डर गया था। मुझे लगा था कि भाई क्या कनाडा हरा लेगी। लेकिन सेकंड हाफ में, हाफ टाइम में उनके मैनेजर ने समझाया होगा या पेप टॉक हुई होगी। दूसरा, कनाडा के प्लेयर्स भी जब आप इतने इंटेंसिटी से एक हाफ खेलते हैं तो हर मिनट वो इंटेंसिटी बरकरार रखना मुश्किल होता है। और सेकंड हाफ में जब आए होंगे थोड़ी टायर्डनेस आई होगी और वहाँ से मोरक्को ने टेक ओवर किया। लेकिन उससे एक चीज़ मुझे ज़रूर पता चली कि इसे आप फ़ायदा भी कह सकते हैं, इसे आप एडवांटेज भी कह सकते हैं, इससे आप उनकी स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, इसे आप वीकनेस बोल सकते हैं। स्ट्रेंथ इस सेंस में कि जब कनाडा डोमिनेट भी कर रही थी, वो अपनी फिजिकलिटी इंपोज भी कर रही थी, तब भी मोरक्को ने गोल नहीं खाया। तो ये दिखाता है कि भाई मेंटल फोर्टिट्यूड है, डिफेंसिव स्ट्रक्चर है, डिसिप्लिन है, अपना हेड लूज़ नहीं किया उन्होंने, फर्जी का गोल कंसीड नहीं किया। वीकनेस क्या है कि अगर कोई ओपोनेंट टीम है जो अपनी फिजिकलिटी एक्चुअली इंपोज कर रही है तो वहाँ पे मोरक्को थोड़ा बैक सीट ले रही है। फ्रांस के पास एक से बढ़कर एक एथलीट्स हैं। अगर कोने खेलते हैं, राबियो खेलते हैं, शॉमैनी खेलते हैं, तो ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो मिडफील्ड में अपने आप को इम्पोज करेंगे। और उसके अगेंस्ट मोरक्को अगर यहाँ भी उतना डोमिनेट हो जाती है तो फ्रांस ऐसी टीम है, वो कनाडा तो है नहीं कि वो डोमिनेट भी हो फिर भी स्कोर ना कर पाए। अगर फ्रांस ने एक पूरा हाफ मोरक्को के अगेंस्ट डोमिनेट कर लिया तो आप यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि 1-0 या 2-0 हो जाएगा। उसके बाद मोरक्को को और ज़्यादा ओपन होना पड़ेगा। तो इस गेम में अगर मोरक्को को जीतना है तो एक ही चांस हो सकता है कि अगर मोरक्को बहुत टाइट रखे और एक गोल कहीं ना कहीं से निकल ले। ये नहीं हो सकता कि आप फ्रांस को आउट फुटबॉल करके जीतें, आप उन्हें आउट प्ले करके जीतें। आपको यही उम्मीद करनी होगी कि भाई आप जितना ज़्यादा टाइट रख सकते हैं मैच रखिए। और ये उम्मीद करनी होगी कि फ्रांस, जैसे पिछली बार मैंने आपको समझाया था कि जब टीम बहुत स्ट्रांग होती है, आप 4-2-3-1 खेलते हैं तो आपकी कोशिश रहती है कि आप बड़ी जल्दी फॉरवर्ड जाएं। उसमें दिक्कत बस यही होती है कि अगर आपके मिडफील्ड आगे ज्वाइन नहीं कर रहा है, आप लो ब्लॉक के अगेंस्ट खेल रहे हैं, आपके विंग बैक्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, आप इतनी जल्दी बॉल विंगर्स को स्प्रेड कर दे रहे हैं, तो आपके विंगर्स आइसोलेट हो जाते हैं 5 मैन डिफेंस के अगेंस्ट। अगर सामने 5 मैन खड़े हैं, आपने बहुत जल्दी रिलीज भी कर दिया, आपके हिसाब से बहुत जल्दी ट्रांजिशन में आप जा रहे हैं, अगर ओपोनेंट है वो अपने शेप में नहीं आई है तो उसका सेंस बनाता है। लेकिन ऑलरेडी जब वो 5 आदमी पीछे है तो फास्ट जाने का कोई मतलब नहीं है। इट डजेंट मेक सेंस टू गो टू वर्टिकल टू सून। ये पिछली बार भी मैंने बताया था। इसलिए मुझे लगता है अगर मोरक्को बहुत डिफेंसिव खेलती है तो फ्रांस को थोड़ा अपना टाइम लेके थोड़ा पेशेंट होके बिल्डअप करना चाहिए, अपने विंग बैक्स को और आगे रखना चाहिए, अपने मिडफील्डर्स को बोलना चाहिए कि वो लेट रन्स ले अंदर और फिर विंगर्स को आप सपोर्ट करें। तो आपके विंगर्स एटलीस्ट डिफेंडर्स के अगेंस्ट आइसोलेट नहीं होंगे। और आप अगर आपके मिडफील्डर्स इधर आएंगे, विंग बैक्स आएंगे, तो आप एक ओवरलोड दोनों साइड में से कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं बाय पासिंग द बॉल फ्रॉम वन अनदर इन अ रैपिड पेस। अगर आप वो भी स्लोली करेंगे तो आप ओवरलोड कभी नहीं क्रिएट कर पाएंगे। अगर आप एक विंग से दूसरे विंग पे जल्दी जल्दी पास करते हैं और ओवरलोड क्रिएट करते हैं तो ही आप लो ब्लॉक को बीट कर पाएंगे। फिलहाल पिछले मैच से ये फ्रांस ने सीखा होगा, तो मेरे ख्याल से ये आज कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। आप मेरे प्रोडिक्शन पूछेंगे तो मेरे ख्याल से फ्रांस को जीत जाना चाहिए, क्वालिटी ज़्यादा है। इनफैक्ट मेरे ख्याल से पिछला मैच 1-0 जीती थी, लेकिन इस मैच में मोरक्को मेरे हिसाब से थोड़ा तो और अटैकिंग इंटेंट दिखाएगी और वहाँ पे शायद फ्रांस उन्हें पिक ऑफ कर ले। तो मेरा स्कोर लाइन रहेगा 3-1। मेरे हिसाब से ये मैच 3-1 के अराउंड ये जीत सकती है। स्कोर लाइन जो भी रहे, फ्रांस को जीतना चाहिए। बाकी स्पेन बेल्जियम, देखिए स्पेन के लिए पिछला मैच पोर्चुगल के अगेंस्ट टफ था, 1-0 जीते। लोग कहेंगे कि स्पेन ने डोमिनेट किया, बट हमेशा एक चांस रहता है जब आप इतना डीप जा रहे हैं कि भाई कोई एक फ्री किक मिले, कोई एक कॉर्नर मिले और उससे अगर पोर्चुगल स्कोर कर लेती तो शायद स्पेन बाहर हो जाती। तो
जब मैच इतना टाइट होता है, जब आप ऐसे ओपोनेंट्स के साथ हैं जो जब कभी भी स्कोर कर सकते हैं, तो वहाँ पे ये रिस्क ज़रूर रहता है कि आप स्कोर अर्ली करें। स्पेन ने उस समय एकदम एंड पे मारा, उसका फ़ायदा ये हुआ कि जब आप इतने एंड पे मारते हैं तो आपके पास ओपोनेंट के पास चांस ही नहीं है कि वो चेंजेस करे या कुछ कम बैक करे। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ डैगर जो आपने किसी के सीने पे मार दिया, उसके बाद वो वापस नहीं आ सकता भाई, वो कम बैक वहीं पे ख़त्म हो जाता है। इस मैच में मेरे ख्याल से बेल्जियम ने पिछला मैच बहुत बेहतरीन खेला। अपने पूरे वर्ल्ड कप के अभी तक जितने उनके मैचेस हुए हैं, चाहे वो ग्रुप स्टेज हो, राउंड ऑफ 16 हो, राउंड ऑफ 32 हो, उनका बेस्ट मैच पिछले मैच में आया। तो ये दिखाता है कि भाई उनके ट्रेंड अच्छा चल रहा है। आप जनरली चाहते हैं किसी भी वर्ल्ड कप में आपका ग्रुप स्टेज में आप बहुत अच्छा ना खेलें, फिर थोड़ा और इम्प्रूव करें, फिर और ज़्यादा इम्प्रूव करें। तो ट्रेंड बहुत अच्छा है, अगर आप उनका ग्राफ देखें तो बहुत अच्छा है। बट क्या सिर्फ वो ग्राफ की वजह से, क्या सिर्फ आपके प्ले में इंप्रूवमेंट आ रहा है उसकी वजह से मैं ये कहूँगा कि भाई बेल्जियम स्पेन को हरा सकती है? तो नहीं। मेरे ख्याल से स्पेन का जो सबसे टफेस्ट मैच होने वाला था इस पूरे वर्ल्ड कप में, वो हो चुका है। वो मेरे ख्याल से मैचअप के बेसिस पे, फॉर्मेशंस के बेसिस पे, प्लेयर्स के बेसिस पे अगर आप 1-on-1 देखें तो मेरे हिसाब से स्पेन के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला था वो पोर्चुगल होने वाले थे, वो बाहर हो गए। तो अब मैं मानता हूँ कि स्पेन फेवरेट्स हैं वर्ल्ड कप जीतने के लिए। भले ही आपके हिसाब से और टफ मैच आएंगे, बट इस समय मेरे हिसाब से अगर मुझे किसी पे पैसे लगाने हो तो मैं कहूँगा कि स्पेन लुक दी मोस्ट वेल राउंडेड टीम। क्योंकि उनके साथ भी देखें, अगर आप उनके ग्रुप स्टेज देखें, फिर राउंड ऑफ 32 देखें, राउंड ऑफ 16 देखें, तो एक चैंपियंस वाला कर्व है। आप पिछले 8-10 वर्ल्ड कप उठा लीजिए, आप पिछला वर्ल्ड कप उठा लीजिए, उससे पहले वाला उठा लीजिए, हर बार आप देखेंगे जो टीम ग्रुप स्टेज में तीनों मैच जीतती है जनरली वो वर्ल्ड कप नहीं जीतती है। अगर आप अपने ग्रुप स्टेज में एक आध गेम में ड्रॉ करेंगे, एक आध मैच हारेंगे, तो आपके चांसेस, आपका मतलब आप पीक सही टाइम पे कर रहे हैं। आपने ऐसा नहीं किया कि आपने ग्रुप स्टेज में पीक कर डाला, तीनों मैच जीत लिए, अच्छे से जीते, तो मतलब आपने, आपका पीक बहुत जल्दी आ गया। वो नहीं होना चाहिए टूर्नामेंट प्ले में। भले ये लोग आप कहें कि इसका कोई कोरिलेशन नहीं है, क्या बकवास है, आप लेकिन हिस्टोरिकली उठा के देखिए। सुनने में नॉनसेंस लगेगा, लेकिन एम्पेरिकल एविडेंस जो दिखाता है वो ये दिखाता है कि अगर आप ग्रुप स्टेज में कोई ना कोई पॉइंट ड्रॉप कर रहे हैं और उसके बाद अगर मोमेंटम बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका ग्राफ सही जगह है। इसलिए मुझे लगता है स्पेन का इस समय ग्राफ बहुत अच्छा जा रहा है, और इसलिए मुझे लगता है ये मैच उनके लिए पिछले मैच से भी कंफर्टेबल होगा। और मेरे हिसाब से इस मैच में स्पेन शायद क्लीन शीट भी रख सकती है और 2-0 मेरे हिसाब से जीत जाना चाहिए। अब आते हैं मेरे ख्याल से इस राउंड के ब्लॉकबस्टर टाइम में, नॉर्वे इंग्लैंड। अर्लिंग हालैंड जो प्रीमियर लीग में खेलते हैं, इंग्लैंड में खेलते हैं, ओडेगार्ड जो आर्सेनल के लिए प्रीमियर लीग चैंपियन है, उनका मुकाबला होगा इंग्लैंड के साथ। अब दोनों टीमों का पिछला मैच बहुत इंप्रेसिव था। इंग्लैंड जो कि मैक्सिको को एस्टेका में हराया, ऐसा स्टेडियम है जहाँ पे मैक्सिको हारती नहीं है, मेनली उनका फोर्ट्रेस है। मेनली वहाँ पे जो भी टीम आती है वहाँ पे एक एल्टीट्यूड पे खेलना पड़ता है, प्रेशर ज़्यादा होता है। जो लोग वहाँ पे हाइट पे खेलने के यूज टू नहीं है, उनके पैल्पिटेशंस हो सकती हैं, दौड़ने में थकान ज़्यादा हो जाती है। तो उस सब कंडीशंस को देखते हुए वो वेन्यू बहुत टफ हो जाता है। ओपोनेंट तो मैक्सिको ऐसी कोई स्टैंड आउट नहीं है, बट वो कंडीशंस, राउंड ऑफ 16 का प्रेशर, वो इस गेम को बहुत टफ बना देता था। और उस मैच में जिस हिसाब से जीते भाई, वीआर के ज़्यादातर डिसीजंस इंग्लैंड के अगेंस्ट गए। पेनल्टी वीआर के थ्रू मिली, रेड कार्ड वीआर के थ्रू मिला, लेकिन उसके बावजूद अगर ये सब चीज़ें नहीं होती, वीआर के थ्रू पेनल्टी नहीं मिली होती, वीआर के थ्रू रेड कार्ड नहीं होता, तो इंग्लैंड और आराम से जीत जाती है। बट ये सब चीज़ें हुई, इससे एक चीज़ देखने को मिली कि भाई फाइटिंग स्पिरिट इस इंग्लैंड टीम में पिछले 4-5 सालों से, पिछले 4-5 एडिशन से जितनी इंग्लैंड की टीम जा रही हैं, उनसे ज़्यादा फाइटिंग स्पिरिट ये लेके आई है। अब मैचअप्स यहाँ पे कौन कौन से इंटरेस्टिंग रहेंगे देखिए। अर्लिंग हालैंड, उनको रोकना सबसे मुश्किल होगा। इंग्लैंड के पास राइट बैक में प्रॉब्लम है। स्पेंस अभी कितने फिट हैं कितने नहीं, वैसे भी वो स्पर्स के डिफेंडर हैं, बहुत बेहतरीन डिफेंडर नहीं है, तो वहाँ पे क्या उनके साथ जाना चाहेगी। फिर रीस जेम्स तो भाई पहले भी लोग कह रहे थे कि इतने इंजर्ड रहते हैं, उनका सब्स्टिट्यूट कोई लेके जाना चाहिए था। लिवरमेंटो भी इंजर्ड हैं, तो राइट बैक एक प्रॉब्लम होने वाला है। कौनसा को रेड कार्ड मिल गया था तो वो तो खेल नहीं सकते। अब बचे कौन से ऑप्शन? अगर ये तीनों प्लेयर ही फिट नहीं है तो आपके पास डाउन टू योर बेयर बोन्स यहाँ पे आप सकते हैं। आपको मेरे ख्याल से एक ही ऑप्शन है, आप एजरी कौनसा को वहाँ शिफ्ट करें। एजरी कौनसा वहाँ जाएंगे तो सेंटर बैक कौन खेलेगा? मेरे हिसाब से एजरी कौनसा का वहाँ जाना क्या एक ब्लेसिंग डिस्गाइज हो सकती है, क्योंकि वो अलाउ करेगा कि भाई डैन बर्न इस टीम में आए। अब हालैंड को रोकना बहुत मुश्किल है। हालैंड की स्ट्रेंथ्स मैंने बताई थी कि ही इज़ अ यूनिकॉर्न, मतलब वैसा फुटबॉलर उस फिजिकल एट्रीब्यूट्स के साथ आया ही नहीं है। ही इज़ अ जेनेटिक फ्रीक, हाइट, स्पीड, स्ट्रेंथ, तीनों चीज़ें। डैन बर्न के आने से क्या होगा? स्पीड डैन बर्न में नहीं है, लेकिन स्ट्रेंथ हाँ हालैंड को मैच कर सकते हैं, हाइट हाँ हालैंड को मैच कर सकते हैं। तो हालैंड के जो
फिजिकल जो स्पेसिमेन है, वो जो फिजिकल डोमिनेटिंग प्रेजेंस है, उसमें से दो चीज़ें, हाइट और स्ट्रेंथ, वो कम से कम डैन बर्न मैच कर सकते हैं। अब बचा स्पीड। अब अगर आपको स्पीड मैच करनी है तो भाई वो है मार्क गेही। तो आपको स्टार्ट करना होगा कि भाई एजरी कौन सा राइट बैक खेलें और डैन बर्न और मार्क गेही खेलें। उसमें भी आपके दोनों सेंटर बैक किस हिसाब से पिक करेंगे हालैंड को। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि पिच स्क्वीज करें, आपके पास मालूम है आपके पास ज़्यादा बेटर प्लेयर्स हैं, तो आप चाहेंगे कि आप हालैंड को जल्दी प्रेस करें। अगर आप चाह रहे हैं कि आप हालैंड को जल्दी प्रेस करें तो चांस है कि वो आपसे बॉल ले जाएं। इसलिए जब भी आप हाई अप द पिच प्रेस करेंगे तो ये इंश्योर करना होगा कि डैन बर्न प्रेस करें, ताकि अगर वो डैन बर्न को बीट भी करते हैं तो आपका जो दूसरा सेंटर बैक है, जो यहाँ पे मार्क गेही है, उसके पास क्योंकि स्पीड डैन बर्न से ज़्यादा है, तो रिस्क डैन बर्न लेंगे, ताकि अगर बाय चांस हालैंड निकल जाते हैं तो रिकवरी स्पीड क्योंकि मार्क गेही की ज़्यादा है, क्योंकि स्पीड ओवरऑल उनकी ज़्यादा है, पेस ज़्यादा है, तो वो चांसेस है वन ऑन वन भी अगर हालैंड के साथ हैं तो थोड़ा बहुत चांस है कि उन्हें रोक लें। अगर उल्टा होता है, मार्क गेही आगे जाके उन्हें प्रेस करते हैं और वहाँ से हालैंड निकल जाते हैं, तो डैन बर्न तो उन्हें कैच नहीं कर पाएंगे। डैन बर्न से आप ये उम्मीद नहीं रख सकते कि इनफ फुट रेस वो उन्हें बीट करेगा। दूसरे, अगर इंग्लैंड पीछे जाके खेलती है, अगर ओडेगार्ड या नॉर्वे थोड़ा स्लो बिल्डअप करते हैं और आप सोच रहे हैं कि भाई हालैंड को क्रॉसेस मिलेंगे, या हालैंड, जिस पिछले मैच में हमने देखा गैब्रियल ने अपना मैन लूज़ किया, तो वहाँ भी डैन बर्न ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो क्या इसीलिए मुझे लगता है कि क्या ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई फ्रॉम द विंग्स अगर क्रॉस आएंगे और काउंटर पे नॉर्वे नहीं खेलेगी, जब अगर खेलेगी तो मैंने बता दिया क्या करना है। अगर स्लोली बिल्डअप करेगी तो डैन बर्न के से अच्छा सेंटर बैक इंग्लैंड के पास नहीं है टू कंटेन हालैंड एंड हिज स्ट्रेंथ एंड हिज हेडिंग एबिलिटी। क्योंकि अपने बॉक्स में भी पिछले मैच में हमने देखा मेक्सिको के अगेंस्ट भी डैन बर्न इस बात से नहीं डरेंगे टू पुट हिज बॉडी ऑन द लाइन। वो टेक्निकली आप बोल सकते हैं कि भाई वो इतने अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे फुटबॉलर नहीं है, बट ही इज़ अ वॉरियर। और यहाँ पे इसलिए मुझे लगता है, शायद ये स्टार्ट भी लोगों को नहीं पता कि भाई हालैंड के अगेंस्ट इतने मैचेस हुए हैं और शायद डैन बर्न ने सिर्फ एक बार गोल कंसीड किया है न्यूकासल, जबकि इतनी अच्छी टीम भी नहीं है जितनी अच्छी सिटी है। नॉर्वे के पास चांस क्या है? देखिए, नॉर्वे के पास हालैंड तो ऑलमोस्ट एक गारंटीड होते हैं गोल के। उसके अलावा मेरे ख्याल से सॉलोथ को टीम से बाहर होना चाहिए। इंग्लैंड की टीम जितनी फास्ट है, जितनी फिजिकल है, मेरे ख्याल से सॉलोथ राइट पे उनसे मच मच बेटर फुटबॉलर ऑस्कर बॉब है। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ ऑस्कर बॉब। सिटी उन्होंने बेचा, वो फुलम गए। अब जो लोग नहीं जानते ऑस्कर बॉब को, वो शायद नहीं समझ सकते कि एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटी हर टच उनका इतना प्रिसाइज होता है, देख के लगता है कि भाई एक प्रॉपर फुटबॉलर है। और वहाँ से पिछले मैच में हमने देखा किस हिसाब से, पिछले मैच में सॉरी, किस हिसाब से एक ब्रिलियंट उन्होंने गोल क्रिएट किया था हालैंड के लिए। इट वॉज ऑल अबाउट द टेक्निकल एबिलिटी, जिस हिसाब से वो अपने मैन को बीट करते हैं, जिस हिसाब से वो बॉल थ्रेड करते हैं, वेट ऑफ पास बहुत अच्छा रहता है। तो एज अ प्योर फुटबॉलर मैं ये कहूँगा कि ओडेगार्ड और ऑस्कर बॉब से बेटर प्लेयर्स नहीं है नॉर्वे की टीम में। नूसा एक्स फैक्टर है, लेकिन एज प्योर फुटबॉलर्स, टेक्निक की बात हो, टच की बात हो, टेक्निकलिटी की बात हो, हर चीज़ में ऑस्कर बॉब मेरे ख्याल से सॉलॉट से बेटर और इस नॉर्वे टीम में आना चाहिए। अगर वो फ्रंट थ्री होता है, हालैंड, नूसा, ऑस्कर बॉब और पीछे ओडेगार्ड उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो इट्स अ फैंटास्टिक फ्रंट फोर और वो इंग्लैंड को हर्ट कर सकता है। लेकिन नॉर्वे की वीकनेस का है मिडफील्ड। ओडेगार्ड के बाद कोई ऐसी बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है, विंग बैक्स बहुत अच्छे नहीं हैं, राइट बैक लेफ्ट बैक अच्छा नहीं है, डिफेंस बहुत अच्छा नहीं है, गोलकीपर भी ऐसा कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है। तो वहाँ पे इंग्लैंड अगर चांस लेती है, देखिए इंग्लैंड के साथ दिक्कत क्या है कि भाई वो अपने आर्सेनल प्लेयर्स बहुत रिलाई करती है और आर्सेनल के प्लेयर फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बहुत लंबा सीजन खेलते हुए आ रहे हैं, तो उतने शार्प नहीं है। डेक्लन राइस भी इतने शार्प नहीं दिख रहे हैं। साका तो ऑलमोस्ट अकीलीज इंजरी कैरी कर रहे हैं, तो वो किसी तरह गेम में आगे बढ़ रहे हैं। नॉनी मेडुएके अपने मैन को बीट करते हैं, पर उनकी डिसीजन मेकिंग लीव्स अ लॉट टू बी डिजायर्ड। मतलब वो अपने मैन को बीट भी कर देते हैं, लेकिन उसके बाद वो क्या करना चाहते हैं वो कभी कभी क्लियर नहीं होता है, तो वहाँ एक इशू है। तो अब इस मैच में क्या इंग्लैंड के सब्स्टिट्यूट्स को चांस मिल सकता है टू शाइन? क्या अगर पिछला मैच जिस हिसाब से गॉर्डन ने खेला तो गॉर्डन तो खेलेंगे ही, बट क्या एजे थोड़ा जल्दी मैच में आ सकते हैं? क्योंकि इन टर्म्स ऑफ बॉल स्ट्राइकिंग एबिलिटी आई थिंक इस पूरी इंग्लैंड टीम में एज अ प्योर फुटबॉलर, जैसे मैंने उधर ऑस्कर बॉब की बात की, यहाँ पे अटैकिंग फुटबॉल में एज अ बॉल स्ट्राइकिंग एबिलिटी हो गई, ड्रिबलिंग की बात हो गई, तो उसमें एजे से बेटर नहीं है। बट क्या
क्योंकि एज ए बहुत ज़्यादा डिफेंसिवली कंट्रीब्यूट नहीं करते, तो क्या टॉमस टुखल उन्हें ट्रस्ट करेंगे? मुझे उसके चांसेस कम लगते हैं। लेकिन ओवरऑल क्योंकि इंग्लैंड इतना टफ मैच मेक्सिको के अगेंस्ट जीत के आ रही है, उस इन्वायरमेंट से जीत के आ रही है, तो मुझे लगता है यहाँ पे इंग्लैंड फेवरेट्स रहेगी, क्योंकि नॉर्वे का डिफेंस और मिडफील्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जबकि इंग्लैंड के पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो उन्हें हर्ट कर सकते हैं। मेनली केन बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, बेलिंगम बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, तो मुझे लगता है ये मैच इंग्लैंड जीतेगी। और फाइनल मैच है अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड। देखिए ये मैच जनरली आप लोग कहेंगे कि अर्जेंटीना को जीतना चाहिए। पिछला मैच जो जिस हिसाब से जीते उससे एक कॉन्फिडेंस भी आया होगा, ये फील आई होगी। मैंने पहले भी कहा है कि जैसे भाई रियल मैड्रिड ऑफ ओल्ड थी, मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑफ ओल्ड थी, कि ऐसा लगता ही नहीं है कि ये टीम कभी हार सकती है। भाई ख़राब से ख़राब भी खेल ले, लास्ट 5 मिनट में कुछ ऐसा हो जाएगा, 10 मिनट में ऐसा हो जाएगा, लोग कहेंगे कि भाई रेफरी ने भी सपोर्ट किया। और कुछ डिसीजंस थे, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि भाई कुछ डिसीजंस काफ़ी डाउट पैदा करते हैं कि भाई ये किस हिसाब से डिसीजंस लिए गए, लेकिन अल्टीमेटली आप जीतते हैं, तो वहाँ से आपको कॉन्फिडेंस आया होगा। उसके अगेंस्ट है स्विट्जरलैंड, जो मेरे हिसाब से सरप्राइज पैकेज रही है। ग्रुप स्टेज में भी फैंटास्टिक रही, ऑलमोस्ट सारे मैचेस जीते, उसके बाद से भी बिल्डअप अच्छा होता जा रहा है। कोलंबिया जो मुझे लगा था पिछली बार हरा देगी इन्हें, उन्हें आपने पेनल्टी में हराया। और द ओनली थिंग जो मेरे ख्याल से पिछले मैच में स्विट्जरलैंड इतना अच्छा नहीं खेल पाई, उससे पहले खेलती आ रही थी कि उनके जो सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा खेला था अभी तक, वो पिछले मैच में इंजर्ड थे। अभी भी वो क्या फिट हो पाएंगे, आई एम नॉट टू श्योर। और वो फिट नहीं होते हैं, देन इट गिव्स अ ह्यूज एडवांटेज टू अर्जेंटीना। और जो लोग कहते हैं कि भाई अर्जेंटीना की किस्मत तो है, एक तो देखिए ड्रॉ भी आसान मिल गया, और ड्रॉ आसान मिलने के बाद भी अगर आप देखें तो एक रहता है कि भाई आप वो ड्रॉ किस हिसाब से नेविगेट करते हैं, लेकिन वो जीतते हुए आ रहे हैं, ये आपको अर्जेंटीना को देना पड़ेगा। बट इस मैच में देखिए ये थोड़ा टफ मैच हो सकता था, तो वहाँ पे शायद उनके वन ऑफ द, जो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेटर प्लेयर्स थे, मंजाम्बी, जो अभी अभी न्यूकासल ने साइन भी किया उन्हें 51 या 52 मिलियन में, वो ही बाहर हो गए। तो अब ऐसे स्टेट में आप कहना पड़ेगा कि भाई द फुटबॉलिंग गॉड्स आर ऑल्सो विद अर्जेंटीना। तो यहाँ पे बिकॉज मेरे ख्याल से वो नहीं खेल रहे हैं, तो अर्जेंटीना के पास एक क्लियर एडवांटेज होता है। अगर मंजाम्बी खेल रहे होते तो काउंटर पे स्विट्जरलैंड के पास ज़्यादा बड़े चांसेस होते। बट स्टिल प्लेयर्स हैं, ग्रेनिट जाका मिडफील्ड में डोमिनेट कर सकते हैं। फिर उनके पास और भी प्लेयर्स हैं, बोलो हैं जो बहुत टाइम से स्विट्जरलैंड के साथ हैं, बहुत अच्छे सर्वेंट रहे हैं। बट अर्जेंटीना के पास लियोनेल मेसी है भाई, और किसी प्लेयर की ज़रूरत है नहीं है। आप ये भी देख रहे हैं कि एक बिग क्लब बायस भी हो रहा है यहाँ पे। बिग क्लब बायस से मतलब जब मेसी के अगेंस्ट कोई फाउल होता है या मेसी ज़रा भी कोई ज़्यादा टाइट जाता है, तो रेफरीज़ को एक ऑब्लिगेशन लगता है कि भाई हमें ब्लो करना ही है वैसे, तो वो उन्हें एडवांटेज मिल रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि भाई अर्जेंटीना जीतना चाहिए। और अल्टीमेटली जो मैच होंगे फिर ये ख़त्म होने के बाद मेरे हिसाब से सेमीफाइनल्स होंगे, फ्रांस वर्सेस स्पेन और इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना। बाकी आप लोग बताइए आपके हिसाब से कौन जीतेगा कौन नहीं। एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक्स अ लॉट।